प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए गुड मॉर्निंग। हमने अवसर किए थे। आज हम रिक्त स्थान देखेंगे और थोड़े छोटे लघुता प्रश्न देखेंगे। तो देखो, पहले पार्ट से है सारा ये हमारा। अभी 3 से 4 वीडियो बनेगा इस पे। लघु बीजाणुधानी की एंडोथीसियम जो होती है, लघु बीजाणुधानी की जो एंडोथीसियम जो होती हैं, उसकी कोशिकाओं की भित्ति किस नामक पदार्थ की जमा पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अल्फा सेलुलोज पट्टिकाएं होती है उसके अंदर, जो क्या करती है, आर्द्रताग्राही होती है, जो नमी को सोखने वाली होती है। और ये क्या कराती है, ये पराग स्फुटन करवाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है ये। तो ये अल्फा सेलुलोज पट्टिकाएं होती है ना। इसके अलावा देखो कि एक आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये होता है, ये यूं करके ये अपना बीजाणु होता है ना, हो रहा है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे है ना, ये जो है ना, यहाँ पराग स्फुटन करवाती है यहाँ से, है ना। ये देखा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक कच्चे नारियल में उपस्थित पानी केंद्र की भ्रूणपोष व आसपास स्थित सफेद गुदा कोशिकी भ्रूणपोष होता है। तो यानी जो कच्चा नारियल पानी है वो तो केंद्र की भ्रूणपोष का उदाहरण है, और जो सफेद भाग है जो हम चटक खाते हैं वो कोशिकी भ्रूणपोष का उदाहरण होता है। दूसरा देखिए, जलीय पादपों में वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली में परागकण किसके द्वारा होता है। तो देखो, जल में पाए जाते हैं ये, लेकिन परागण वायु या कीटों द्वारा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम संकरीकरण यानी फसल की उन्नति व प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख विधि कौन सी है। अच्छी फसल उन्नत के लिए हमें कृत्रिम संकरण करना पड़ेगा। कहने का मतलब हाइब्रिड बीज चाहिए हमें, संकरीकरण। युग्मनज में परिपक्व भ्रूण के विकास की क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है ना। युग्मनज में क्या होगा, भ्रूणोद्भव होगा, तो भ्रूण बन जाएगा। परागकण की बाह्य भित्ति आपको पता है कि इस पे स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का पाया जाता है, जो कि क्या होता है, अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, और इसी से प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं, 3। अभी देखो इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो 7वां जो है ना, इसमें देखो 3 केंद्रक पाए जाते हैं और उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये परिपक्व भ्रूणपोष में। क्योंकि भ्रूणपोष में देखो यहाँ पे क्या समझा रहा है आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि इस प्रकार से जो हमारा ये इस प्रकार से ये होता है, तो इसमें जो होता है ना, यहाँ अंडाणु ये है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 कोशिका होती है बीच में, तो ये द्वितीय केंद्रक होता है। इससे मतलब जब एक मिलेगा नर युग्मक तो क्या बनेगा, 3n बनेगा, उसकी बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, इससे भ्रूणपोष बनेगा, तो कैसा होगा, ये त्रिगुणित होगा, 3n है ना, तो ये बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निषेचन क्रिया के दौरान पराग नलिका भ्रूणकोश में बीजाणु द्वार छोर में प्रवेश करती है ना। तो कहाँ से प्रवेश करती है, पराग नलिका, तो बीजाणु द्वार से प्रवेश करती है, हो गया। पुष्प में स्थित मुख्य स्वरों के पराग कोशों को परिपक्व से पूर्व हटा देना क्या कहलाता है, विपुसन कहलाता है ना। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि स्वपरागण नहीं हो, पर परागण को बढ़ाने के लिए। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर आवर्तबीजी भ्रूणकोश त्रिगुणित, जबकि अनावर्तबीजी भ्रूणकोश अगुणित होता है। ये भी भाई सही बात है कि जो दोहरा निषेचन होता है उस समय त्रिगुणित भ्रूणकोश बनता है, और भ्रूणकोश जो है यहाँ पे ये जो है द्विगुणित बनता है, ये भी ध्यान रखना। तो अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश कैसा होता है, अगुणित होता है, जबकि आवर्तबीजों में त्रिगुणित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, पोषण देने का काम करती है। बिना निषेचन क्रिया के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। सेब फल हैं, तो सेब नाशपाती जो है आभासी फल है, क्योंकि इसका पुष्पासन से फल का निर्माण होता है, अंडाशय से नहीं होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। उसके बाद देखो 15वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पे। 15वां प्रश्न देखिए, चमगादड़ परागण दर्शाने वाले पादपों के पुष्प खुशबूदार, सामान्यतः सफ़ेद एवं रात्रि में खिलते हैं। तो चमगादड़ रात्रि में ही चलते हैं, दिन में चल ही नहीं सकते, क्योंकि दिखाई नहीं देता इनको। और ये क्या करते हैं, आवाज़ निकालते, जो आवाज़ टकराती है उसके आधार पर ये उड़ते हैं, तो इसलिए ये क्या है, रात्रिचर होते हैं। इसलिए ये जो है परागण की क्रिया रात में करते हैं। जैसे कदम है, इन बड़े बड़े वृक्षों में होता है, कदम है, बड़ा नीम है, इनके अंदर। ऐसे 2 परजीवी पादपों के उदाहरण दीजिए जिनके फलों में बीज, हजारों की संख्या में बीज बनते हैं। तो ओरोबैंकी और स्ट्राइगा इनके अंदर, ठीक है।
परजीवी पादप है ये दोनों ही, हजारों की संख्या में बीज बनते हैं। अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं? बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक, जैसे केला है ना, सबसे म्यूसा पैराडाइसिका है, ये केले का ही नाम है। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, जैसे कि उसी को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और सिट्रस प्लांट इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ना, सिट्रस प्लांट इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ध्यान रखना। नींबू वगैरह ल्यूवेनहॉक ने बताया था संतरे के अंदर। ऐसे पादप के उदाहरण दीजिए जिनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होता है। तो एंटीटिकम एस्टिवम और मैंजीफेरा इंडिका, इसमें एक ही अंडाशय होता है। उस कोशिका का नाम बताइए जिसके द्वारा नारियल में भ्रूणपोष का विकास होता है। तो उस कोशिका का क्या नाम है, ये कह रहा है। तो उस कोशिका का क्या नाम है, तो ध्यान रखना कि जिसमें क्या होता है, नारियल का भ्रूणपोष बनता है ना। तो आपने देखा था कि इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नारियल का केंद्र की भ्रूणपोष पाया जाता है ना। हर्कोगेमी से क्या अभिप्राय है? हर्कोगेमी एक अनुकूलन है, आपने देखा होगा पर परागण का, है ना। इसमें क्या होते हैं कि पुंमंग और जायंग के मध्य विशिष्ट प्राकृतिक संरचना का अवरोध पाया जाता है। तो क्या होगा फिर? स्वपरागण हो ही नहीं सकता, पर परागण ही होगा। जैसे आंख में परागकण पोलिनियम के रूप में होते हैं, तो उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। अनोन्मूल्यता क्या होता है? ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, है ना। अनोन्मूल्यता का मतलब पुष्प खुलते ही नहीं, बंद ही रहते हैं। तो ये क्या होगा? तो ये हर्कोगेमी तो पर परागण का अनुकूलन है, और ये क्लिस्टोगेमी जो है अनोन्मूल्यता बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये स्वपरागण का अनुकूलन है। इसमें स्वपरागण ही होगा क्योंकि बंद है पुष्प, तो बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता। पुष्प हमेशा बंद रहता है इसके अंदर, ये तो ये अंदर ही होगा, तो अंदर अंदर हो जाएगा निषेचन, बस ये है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद बहुनली की, ये परागकण से आप क्या तात्पर्य है? यानी परागकण के अंकुरण के समय बहुत सारी नलिकाएं निकलती है ना, और एक से अधिक नलिकाएं विकसित हो तो बहुनलिकी परागकण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मालवेसी कुल के पादप सदस्यों में, मतलब ये जैसे एक वर्तिकाग्र है ना, यहाँ पे क्या होगा? परागकण अंकुरित होंगे तो बहुत सारे परागकण अंकुरित होंगे, और इस प्रकार से बहुत सारी नलिकाएं अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी? अंडाशय के अंदर, उसको बोलते हैं अपन ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु बीजाणु चतुष्क के चारों ओर लघु बीजाणु धानी की भित्ति किस पदार्थ द्वारा आपस में जुड़ी होती है? तो कैलोस पदार्थ द्वारा। तो ध्यान रखना कि जो लघु बीजाणु होते हैं, जैसे ये लघु बीजाणु है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, एक तो ये रह गया, एक ये रह गया, एक इसके पीछे होगा, तो ये केलोस पदार्थ से जुड़े होते हैं, और केलेज एंजाइम इसको तोड़ देता है, और एक कितने लघु बीजाणु बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे, हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भ्रूणोद्भव की परिभाषा बताइए। तो युग्मनज से भ्रूण का विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बोरावस्थीकरण किसे कहते हैं? तो थैली बांधना, मतलब पूरे पौधे के ऊपर अपन थैली बांध दें तो क्या होगा कि उस पौधे में परागकण बाहर से आ ही नहीं पाएंगे, न बाहर कोई जा पाएगा, तो इसमें स्वपरागण ही होगा। विपुसन और बोरावस्थन दोनों ये जो कृत्रिम रूप से परागण को रोकने के लिए और बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो थैली के द्वारा ढकना ही बोरावस्थन कहलाता है, पौधे को ढक दिया पूरे। पुष्पीय पादपों में भ्रूणकोश को सूत्र गुणिता क्या होती है? तो ये अगुणित होते हैं पुष्पीय पादपों में भ्रूणकोश, है ना। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलीगोनम भ्रूणकोश की कोशिका व्यवस्था कैसे होती है? तो 7 सेल 8 न्यूक्लियर टाइप का होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर टाइप का होता है। कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भ्रूणकोश होता है, यहाँ पे हम देखते ये इसमें चित्र बना के बता दूं, इस प्रकार से होता है। यहाँ ऊपर 3 कोशिकाएं होती है, बीच में 2 केंद्रक होते हैं, और ये 3 कोशिकाएं नीचे होती है। तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, और एक ये बड़ी कोशिका बीच में, एक ये बड़ी कोशिका। तो 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में 7 कोशिकाएं होती है, लेकिन केंद्रक 8 होते हैं इसमें। कैसे? 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये 2 बीच में होते हैं, ये है ना। तो ये कितना होगा? 8, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 7 सेल 8 न्यूक्लियर टाइप का जो भ्रूणकोश पाया जाता है आवर्ती बीज पादपों में। और ये देख सकते हो आप, नीचे जोड़ भी रखा है इन्होंने, ये वाला, है ना। ये भी ध्यान रखना। परागकोश के स्फुटन हेतु लघु बीजाणु धानी की भित्ति का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता था? एंडोथीसियम। अभी बताया था अल्फा सेलुलोज की पट्टिकाएं होती है, रिप्स होती है, जो कि क्या नमी को सोख कर क्या हो जाती है? विस्फुटन करवाती है। अनिषेक जनन से आप क्या अभिप्राय है? अनिषेक जनन का मतलब यहाँ पे अनिषेक जनन से यानी एपोमिक्सिस की बात करें। अनिषेक अंड कोशिका द्वारा भ्रूण का विकास यानी अनिषेक जनन कहलाता है, यानी अनिषेचित अंड जिसमें निषेचन होता ही नहीं है, तो ये अनिषेक जनन द्वारा होता है। अगुणित पादप बनते हैं, जिसे पहला शिप्रागुआ मुखर्जी और सतीश चंद्र माहेश्वरी ने बनाया था, पहला हैप्लॉइड प्लांट, है ना, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला।
उसके बाद हम बात करते हैं स्वक युग्मन व सजातीय पुष्प परागण को परिभाषित करो। तो स्वक युग्मन का मतलब कि पादप पर स्थित किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिका में पहुंचना, मतलब एक ही पुष्प है उसी में हो रहा है। और सजातीय का मतलब एक पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रहा है, यूं समझ सकते हैं। लेकिन पौधा एक ही है, ये ध्यान रखना। आवर्तबीजी में भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता क्या होती है और इससे आप क्या समझते हो? तो केंद्रीय की भ्रूणकोश का उदाहरण से समझिए। तो भ्रूणकोश की सूत्रगुणिता का मतलब ये त्रिगुणित होती है और ये क्या करता है कि केंद्र की भ्रूणकोश का एक उदाहरण है, क्योंकि एक ही केंद्र होता है, उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, बहुत सारे केंद्र होते हैं और इसके अंदर वृद्धि नहीं होती। ये वाला देख सकते हो आप, है ना। तो एक ही केंद्र है ये, है ना। इसके अंदर देखो ये बहुत सारे केंद्र के, लेकिन इनके कोई वृद्धि है ही नहीं ये, और ये बीच में खाली स्थान है। तो ये नारियल पानी का उदाहरण है, तो ये याद रखना अपने को, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकण हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं कैसे? मतलब कि व्यक्ति हैं तो प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं, और तथा व्यक्ति जब इनके संपर्क में आता है तो उनको एलर्जी हो जाती है, आपने देखा होगा, है ना। छींक आना वगैरह ये सब होने लग जाते हैं, है ना। जैसे पार्थेनियम होती है, गाजर घास वगैरह, उससे बहुत सारे जैसे एलर्जी होती है गार्डन में जाने से, ये सब परागकण के कण होती है, हानिकारक प्रभाव है। तो ये हमने देखा, आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। ओ- ओके। आप डेली वीडियो आएगा, आप डेली इसको देखिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।